हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा, राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसका एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो सेशन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी एनसीईआरटी के वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। उन सवालों की चर्चा आज हम करेंगे इस सेशन में और उनके हल या उनके सॉल्यूशंस को देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, एक खास बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर घर बैठे आप कक्षा 6 से 12 तक की सभी संपूर्ण शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पाई जाती है या उपलब्ध कराई जाती है, जहां पर 10 या 20% सिलेबस करने के बाद आपको किसी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, और वो है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो अब एनसीईआरटी में जो पहला सवाल आपको दिखाई देगा कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक के पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। अब देखिए, जब आय और रोजगार का निर्धारण हो रहा था तब भी हमने इसकी चर्चा की थी उस चैप्टर में भी। और क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो आपको पता है कि आय विधि से भी हम नेशनल इनकम निकालने का प्रयास करते हैं, एक इनकम मेथड भी है राष्ट्रीय आय निकालने का, और वो कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो साधन है उससे आय कितनी हो रही है या इनकम कितनी हो रही है, उससे हम एनडीपी तक पहुंचते हैं। तो जो पूरी अर्थव्यवस्था होती है उसमें कुल मिलाकर उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारण या कारक, आप इसको कारक कह लीजिए, ठीक है, फैक्टर्स, 4 महत्वपूर्ण क्या है, कारक होते हैं जो अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कारक यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लैंड, ठीक है, फिर लेबर, फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या जिसको हम कहते हैं निवेशक। अब ये 4 जो उत्पादन के साधन होते हैं, ये अगर आप इसको समराइज करना चाहें, जैसे श्रम और इसको मिलती है मजदूरी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिए, फ्लो ऑफ इनकम में भी काम आता है। पूंजी, यानी अगर कोई व्यक्ति उत्पादन के साधन में पैसा लगाता है तो पूंजी पर मिलती है ब्याज जो इनकम बन जाती है। भूमि, अब भूमि में आपको बिल्डिंग, जमीन, फैक्ट्री सब आ जाएगी, तो इसका मिलता है किराया, लगान, ठीक, ये चीज आ जाती है। तो श्रम, भूमि, पूंजी, इसके अलावा होता है साहसी या निवेशक। ठीक, तो साहसी या निवेशक जो व्यक्ति होता है उसको मिलता है लाभ। ये महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं जो आपको अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ती हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और साहसी। ठीक है, और ये उनको मिलने वाला उसका इनाम या उपहार होता है जो अर्थव्यवस्था में उसके लिए आय का सृजन करता है। इसी सवाल के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो श्रम, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य जो धन उपार्जन के लिए जाता है, श्रम कहलाता है। अब इसमें कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ लेबर वाला काम ही इसमें आएगा, जबकि इसमें बाकी सारे काम भी शामिल होते हैं। जैसे जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर तरह का शारीरिक या मानसिक जो कार्य किया जाता है, जो भी दक्षता यानी स्किल्ड वर्कर हैं या अनस्किल्ड वर्कर हैं, सारे लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। भूमि क्या है अर्थशास्त्र में, अच्छा, इसमें जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें वेजेस यानी मजदूरी, ठीक है, सैलरी, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होती है। महत्वपूर्ण बात है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा है भूमि। अर्थशास्त्र में उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी प्राकृतिक साधनों को भूमि में शामिल किया जाता है, यानी जो भी आप लैंड लेते हैं, जैसे लेट सपोज, और इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज भूमि में आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मिनरल है, कोई दुकान है, कोई घर है, कोई जमीन है, तो इसके बदले में आपको लगान, किराया, रॉयल्टी, जो भी चीज मिले, ये सब भूमि के अंदर शामिल हो जाती है। पूंजी में क्या है, उत्पादन में प्रयोग होने वाले मनुष्य के उत्पादित साधनों को पूंजी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो कैपिटल आप कुल मिलाकर बाजार में लगाते हैं, जिस पैसे को लगाकर आप रिटर्न पाना चाहते हैं, जो निवेश वाला आपका धन है, वो सारा का सारा कैपिटल के अंदर आ जाता है। तो ये इसके, अच्छा, इसके बदले क्या क्या आपको मिल जाता है, रेंट या किराया, रॉयल्टी, ये सब नेशनल इनकम में आपने इनकम मेथड में देखा, ठीक है। रेंट, किराया, रॉयल्टी, लगान, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और इस ब्याज के बदले में आपको पूंजी के बदले में मिलता है इंटरेस्ट या ब्याज, इंटरेस्ट इनकम, ठीक। तो ये भी इसमें शामिल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपने ध्यान में रख के चलना है।
उद्यमी, उद्यमी ऐसे लोग होते हैं जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं और उद्यम के साथ जुड़े हुए जोखिम का वहन करते हैं, तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और ये कुल मिला के अर्थव्यवस्था में कमाता है लाभ। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला जो पार्ट है वो यहां कमाता है। श्रम के पारिश्रमिक को वेतन कहते हैं, भूमि के पारिश्रमिक को किराया या लगान कहते हैं, पूंजी के पारिश्रमिक को ब्याज कहते हैं और उद्यमी के पारिश्रमिक को लाभ कहते हैं। यानी कुल जो इससे निकलने वाला इनकम है वो 4 होगा, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। वेतन या इसे मजदूरी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, किराया या लगान। ये इंपॉर्टेंट बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही आपको आंसर्स में मेन पॉइंट करने हैं और इनकम मेथड से निकालने में भी इनको चीजों को ऐड करने हैं आपको। इसके अलावा ब्याज जो पूंजी पे मिल रहा है, और चौथा लाभ। ये 4 महत्वपूर्ण जो है ये आपको इनकम मेथड में काम आने वाली चीजें हैं। उत्पादन के साधन है जिनके ये पारिश्रमिक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर क्यों होता है? समस्त अंतिम व्यय का मतलब क्या है? टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आपके फैक्टर इनकम के बराबर क्यों होता है? फैक्टर कारक अदायगी क्या है? जो उत्पादन के कारक हैं, क्या क्या? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इनके लिए जो पैसा दिया जाता है, ये जो फैक्टर इनकम कमाते हैं, वो उनके व्यय के बराबर क्यों होता है? अब जैसे मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था, यहां से आप बिना लॉजिक रटे इसको तुरंत लॉजिक के साथ समझ लेंगे। जैसे होता क्या है अर्थव्यवस्था में, मान लीजिए 2 सेक्टर्स हैं, एक है फर्म और दूसरी है गृहस्थ यानी हाउस होल्ड। ठीक, तो ये हो गया फर्म और ये हो गया हाउस होल्ड। अब होता क्या है, ये जैसे हमने कई इसकी चर्चा मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताई थी। लेट सपोज ये फर्म जो है, ये फर्म गृहस्थ को कुछ देते हैं और वो क्या होता है, अब इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, और ये गृहस्थों से भी फर्मों को कुछ जाता है। अब देखो होता क्या है, जो वस्तु ये फर्म जो है इन गृहस्थ को साधन आय देते हैं, साधन या कारक आय। ठीक, और ये कारक आय क्या होता है? ये कारक आय होता है वेतन, लगान, ब्याज और लाभ। ये किसके बदले देते हैं? गृहस्थ क्या करते हैं, फर्मों को दिए होते हैं क्या? साधन के उत्पादन के साधन, और इसके बदले में क्या देते हैं? ये साधन आय देते हैं। और हाउस होल्ड क्या करते हैं? उनको भी तो चीजें चाहिए ना, क्योंकि फर्म क्या करते हैं, देखो एक और इसके साथ साथ फ्लो चलता रहता है, और वो फ्लो है देखिए एक फ्लो और चलता रहता है। ये तो हो गया कि गृहस्थ क्या कर रहे हैं, गृहस्थ उनको साधन आ दे रहे हैं, बदले में हाउस होल्ड जो है वो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर रहे हैं या उपभोग व्यय कर रहे हैं। उपभोग व्यय कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो फर्म है ये वस्तु और सेवाएं देते हैं हाउस होल्ड्स को। ये वस्तु एवं सेवाएं देते हैं हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स क्या देते हैं इनको? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीजें गृहस्थ फर्मों को देते हैं और फर्म गृहस्थों को वस्तु सेवाएं देते हैं। इन वस्तु और सेवाओं के बदले में उपभोग व्यय करते हैं हाउस होल्ड। और उपभोग व्यय क्यों करते हैं? क्योंकि साधन आय हाउस होल्ड्स को फर्म दे रहे हैं, यानी जो आय गृहस्थों की तरफ जा रही है उतना ही वो व्यय कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला ये लाल वाला आप मामला देख रहे हैं, ये क्या है? ये है टोटल
ये लाल वाला टोटल आप मामला जो देख रहे हैं ये है मौद्रिक प्रवाह, और जो आप नीला वाला टोटल मामला देख रहे हैं ये है वास्तविक प्रवाह। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितना फर्मों से पैसा गृहस्थ को जा रहा है उसी हिसाब से गृहस्थ खर्चा भी कर रहे हैं उन चीजों पे, इसलिए ये दोनों कारक आय और व्यय दोनों बराबर है। बस यही चीज इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करनी है और कुछ नहीं करनी है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको पता होना चाहिए। तो एक अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम व्यय समस्त कारक अदायगी के बराबर होता है, क्योंकि अंतिम व्यय और कारक अदायगी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं, देख लीजिए कि इधर जो है पैसा फर्मों से गृहस्थ के तरफ जा रहा है और वो खर्चा कर दे रहे हैं वस्तु और सेवाओं पे वापस फर्मों के द्वारा। ठीक, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो रूप से बाजार होते हैं, एक उत्पादन बाजार जहां वस्तु सेवाएं उत्पादित की जाती है, एक कारक बाजार जहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। परिवार फर्मों के कारक साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का आपूर्ति करते हैं। जैसे देखिए ये गृहस्थी और परिवार है, ये क्या दे रहे हैं, कारक सेवाएं दे रहे हैं, किसको, उत्पादक क्षेत्र को या फर्मों को। इस कारक सेवाओं में क्या क्या रहेगा, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इनकी आपूर्ति करते हैं, जिनके बदले में फर्म इन्हें क्या देते हैं, इनके बदले में क्या देते हैं, लगान, वस्तु, ठीक है, लगान देते हैं, मजदूरी देते हैं, ब्याज देते हैं, लाभ देते हैं। परिवारों को जो आय प्राप्त होती है उससे अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वो वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करते हैं। देखिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं, ठीक, और फर्म इनको कारक सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। तो परिवारों को जो आय प्राप्त होती है उससे वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए फर्मों से अंतिम वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। इस प्रकार उत्पादकों का व्यय लोगों की आय और लोगों का व्यय उत्पादक का आय बनता है। सो वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम एंड वंस इनकम इज अनदर एक्सपेंडिचर। तो जो खर्चा फर्म कर रही है गृहस्थों को कारक के लिए आय देने के लिए, वही पैसा गृहस्थ खर्च कर दे रहे हैं फर्मों से सामान खरीदने के लिए, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। और इसलिए कारक आय ये बराबर होती है किस चीज के, जो कुल जो है व्यय होता है उसके, उत्पादन व्यय के बराबर। अगला सवाल है स्टॉक और प्रवाह में भेद अंतर कीजिए। ठीक, यानी कि स्टॉक और फ्लो एक तरह से कह सकते हैं आप। निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है कौन प्रवाह। हौज में पानी के प्रवाह से निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हौज में पानी यानी एक ऐसी जगह होती है जहां पर पानी भर के नहाने की जगह बनाई जाती है, वहां पर पानी स्टॉक है कि फ्लो है, इस सब चीज की चर्चा करते हुए निवेश और पूंजी के बारे में बताना है हमें। देखिए स्टॉक और प्रवाह दोनों चर मात्रा के अंतर का आधार समय है। एक को समय बिंदु के संदर्भ में मापा जाता है तो दूसरे को समयावधि, यानी एक को इसमें आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के हिस्से में, और एक आता है पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से। पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इस चीज को समझिए, कहने का अर्थ यह है कि जो आप अर्थव्यवस्था में जिस तरह से स्टॉक और प्रवाह को कंपेयर करेंगे तो स्टॉक हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। जैसे मान लीजिए कि 10 बजे किसी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो ये स्टॉक हो गया। लेकिन अगर आप पीरियड ऑफ टाइम की बात, एक समय अवधि की बात करेंगे तो इसको आप कहेंगे फ्लो, यानी एक समय अंतराल के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया। तो प्रवाह एक ऐसी मात्रा है जिसे समय अवधि के संदर्भ में मापा जाता है, जैसे घंटे, दिन, सप्ताह, मास और वर्ष। तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है जो किसी देश में एक वर्ष के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज अभी आपके पास कितनी इनकम आई है तो वो आपका स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, उत्पादित अंतु वस्तु पदार्थ और सेवाओं के शुद्ध प्रवाह के मौद्रिक मूल्य को मापता है, तो ये राष्ट्रीय आय है, और क्योंकि वो एक वर्ष के लिए है इसलिए वो प्रवाह कहा जाएगा। इसके अलावा अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की एक वर्ष की समयावधि में होने वाली प्राप्तियों को दर्शाता है। प्रवाह चरों के साथ जब तक समयावधि न लगी हो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी जब तक आप पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं करेंगे वो फ्लो नहीं कहा जाएगा। मान लो श्रीमान एक्स की आय रुपए 2000 है, तो आप उनके वित्तीय स्तर के विषयों में क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पीरियड ऑफ टाइम में पैसा कमाया गया है कि एक समय की बात की जा रही है। यदि उनकी आय 2000 प्रति वर्ष है तो बहुत निर्धन है, और 2000 प्रति माह है तो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर है, और यदि यह 2000 प्रति सप्ताह है तो मध्यम है, यदि यह 2000 प्रति दिन है तो अमीर है, और यह 2000 प्रति घंटा है तो बहुत अमीर है। देख रहे हैं, तो अगर आपको यहां कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यह न बताया जाए कि इस आय के साथ समय अवधि क्या जुड़ी हुई है, वेदर इट इज अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, आप ये नहीं बता सकते कि इनके कुल आय का स्तर क्या है।
आपसे सिर्फ बताया गया है 2000 की आय, ये सालाना है कि वार्षिक है कि घंटे की है कि साप्ताहिक है, आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर स्टॉक और फ्लो के हिसाब से समयावधि बता दी जाए तो आप एग्जैक्ट इसका क्रक्स निकाल लेंगे, ठीक है। अतः प्रवाह चरों का अर्थ समयावधि के बिना निकाला नहीं जा सकता। अगर फ्लो है तो समयावधि चाहिए। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जिसकी बात मैंने की, पॉइंट ऑफ टाइम की बात। इसकी व्याख्या समय के किसी बिंदु, जैसे 4 बजे सोमवार 1 जनवरी 2014, इस हिसाब से कोई भी आप ईयर ले लीजिए, उस पर मापी जाएगी। यानी कि एग्जैक्ट आप टाइम बता सकते हैं कि कब इसका मापन किया गया है। जैसे राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक है, देश के अधिकार में किसी निश्चित तिथि को कितनी मशीनें हैं, कितनी इमारतें हैं, कितनी औजारें हैं, कितना कच्चा माल है, इसका जो स्टॉक होता है वो राष्ट्रीय पूंजी है, क्योंकि ये तुरंत चेंज नहीं हो सकता, खास करके अल्पकाल में तो बिल्कुल नहीं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी पूंजी कितनी है, स्टॉक कहलाती है। स्टॉक का संबंध एक निश्चित तिथि से होता है। मान लो श्रीमान एक्स का बैंक शेष 2000 रुपए है, तो यह बताना जरूरी है, क्या जरूरी है कि कब किस बिंदु पर उचित अर्थ के लिए कहना चाहिए कि 1 जुलाई 2013 को श्रीमान एक्स का बैंक ₹2000 है। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनका जो इनकम है वो 2000 रुपए था, ये बताना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ, शुरू में जो पूछा था। निवल निवेश जो है, ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट जो है, ये एक प्रवाह है, और पूंजी जो होती है वो स्टॉक कहलाती है, क्योंकि निवल निवेश का संबंध एक समय काल से होता है, जबकि पूंजी एक निश्चित समय पर होती है। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो आप एक पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं कि इतने समय में इतना निवेश किया गया, इतना इन्वेस्टमेंट किया गया। लेकिन जो आपका स्टॉक होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बताया जाता है कि आज इतनी मशीनरी है, इतने प्लांट्स हैं, इतनी जमीन है, इतनी आपकी इन्वेंट्री है, इतना स्टॉक, सारा कुछ एक समय बताया जाता है, ठीक है। एक निश्चित समय पर व्यक्ति की संपत्ति का भंडार पूंजी है। पूंजी एक हौज के समान है, शुरू में बताया गया था ना, आप कंपेयर करिए हौज और पानी। तो पूंजी क्या होती है, एक हौज के समान है, जबकि निवल निवेश हौज में पानी। तो जो हौज है, जो अपने जगह पर इकट्ठा है, हौज क्या होता है, पुराने जमाने में मुगलों के काल में स्नानागार जैसे बनाया जाता था, तो वो अपने जगह पर एक फिक्स अमाउंट में बना हुआ है, वो आपकी पूंजी है, और उसमें जो पानी फ्लो हो रहा है वो स्टॉक है, सॉरी वो आपका क्या है, निवेश है। तो हौज में पानी का स्तर एक निश्चित समय के बिंदु पर नापा जा सकता है, अतः ये स्टॉक है, जबकि बहते हुए पानी का संबंध समय काल से होता है। तो जो फ्लो होगा वो जाहिर सी बात है वो प्रवाह की बात करेगा, और वो निवेश होगा। जो स्टॉक होगा वो किसकी बात करेगा, पूंजी की बात करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नियोजित और अनियोजित माल पूंजी से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया। तो सवाल है कि नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है, किसी फर्म की माल सूची और मूल्य वर्धित के बीच में संबंध बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियोजित माल सूची संचय तथा अनियोजित माल सूची संचय में अंतर इस प्रकार है। वह माल सूची संचय जिसके लिए पहले से योजना बनाई गई नियोजित माल सूची संचय कहलाती है। तो प्लान्ड है, जिसके लिए पहले से आप माल सूची की योजना बना रहे हैं संचय की, वो नियोजित माल सूची संचय होगी। अनियोजित माल सूची संचय क्या है, बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट की स्थिति में फर्म के पास वस्तुओं का अविकृत स्टॉक होगा, जिसके बारे में वह आशा नहीं कर सकता था, अतः इसे अनियोजित माल सूची संचय कहते हैं। तो जो भी आपके पास स्टॉक जमा हो रहा है, वो स्टॉक क्योंकि बिक्री नहीं हुई, क्योंकि डिमांड कम हो गई, तो वो बिक्री ना होने के कारण जो आपके पास जमा हो रहा है माल सूची, वो अनियोजित माल सूची संचय कहलाता है, ठीक है। यह सदा धनात्मक होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नियोजित थी। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब माइनस में भी जा सकता है, प्लान्ड ये नहीं था। यदि अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक से अधिक है, इसको कहते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक। तो अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रारंभिक स्टॉक से अधिक है तो धनात्मक होगा, ठीक है। यानी इफ क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग, तो यह धनात्मक हो जाएगा। और अगर ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग ही कम है, अंतिम स्टॉक से कम है, तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। मूल्यवर्धित क्या होता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं वैल्यू एडिशन। तो उत्पादन का जो मूल्य है, इसमें से मध्यवर्ती उपभोग को निकाल दीजिए। मध्यवर्ती उपभोग को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएरी गुड्स। अब इंटरमीडिएरी गुड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन के चक्रों में और इस्तेमाल की जाएं, मतलब अगर उत्पादन का, प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उससे बाहर नहीं हुई है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में ऑलरेडी अभी भी हैं, ये कहलाएंगी मध्यवर्ती उपभोग। तो आपका जो उत्पादन का मूल्य है, जो प्रोडक्शन का प्राइस है, इसमें से अगर इंटरमीडिएरी गुड्स को हम माइनस कर दें तो ये मूल्य वर्धित कहलाएगा। उत्पादन का मूल्य क्या होता है, बिक्री प्लस माल सूची संचय, अतः मूल्य वर्धित बराबर बिक्री प्लस माल सूची संचय माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बहुत टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, इसकी चर्चा हमने चैप्टर में की हुई है डिटेल में, तो आप इसको देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि किसी देश विशेष में एक वर्ष के में कारक लागत यानी जो फैक्टर कॉस्ट है, इस पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद 1900 करोड़ है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बात कही जा रही है। कितना है, 1900 करोड़ है, ठीक। अच्छा,
फर्म सरकार द्वारा परिवार को अथवा परिवार के द्वारा सरकार फर्मों को किसी भी प्रकार का ब्याज अदायगी नहीं की जाती है। परिवारों की व्यक्तिगत प्रायोज्य आय 1200 करोड़ है। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं कितनी है, 1200 करोड़। और डिस्पोजेबल इनकम आपको पता है कि जो टैक्स को काटने के बाद होती है। उनके द्वारा अदा किया गया व्यक्तिगत आयकर 600 करोड़ का है और फर्मों तथा सरकार द्वारा अर्जित आय का मूल्य 200 करोड़ का है। सरकार और फर्म द्वारा परिवार को दी गई अंतरण अदायगी का मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये अदायगी का मूल्य आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अदायगी। तो एनएनपीएफसी कितना दिया हुआ है? अच्छा, नेट डोमेस्टिक नहीं, नेट राष्ट्रीय, ये एनएनपीएफसी था, यानी नेशनल इनकम दिया हुआ था 1900 का। तो एनएनपीएफसी 1900 है, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय 1200 है, व्यक्तिगत आयकर 600 है। तो व्यक्तिगत आय क्या होगी? जो देखो व्यक्तिगत आय से पर्सनल इनकम के लिए क्या करते हैं, अगर आपको व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रायोज्य आय निकालनी होती है तो आप उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं और जब व्यक्तिगत आय तक जानी होती है तो 1200 और 600 जोड़ के 1800 कर लेते हैं। तो आपकी पर्सनल इनकम हो गई कितनी? 1800, 1800 की पर्सनल इनकम हो गई। अब व्यक्तिगत आय इक्वल टू एनएनपीएफसी माइनस अवितरित लाभ प्लस सरकार और फर्म द्वारा परिवार को दी गई अंतरण अदायगी। तो ये अब 1800 रुपए यहां पर आ गया जो व्यक्तिगत आय था, इक्वल्स टू आप रख दीजिए 1900 रुपए जो आपको नेशनल इनकम है माइनस 200 प्लस अंतरण अदायगी। इस फॉर्मूले पर रख के आप अंतरण अदायगी निकाल सकते हैं। तो ये जो है 1700 इधर आ जाएगा और 1700 1800 में से माइनस हो जाएगा तो 100 करोड़ का यूनिलेटरल पेमेंट है, अंतरण अदायगी है। मतलब कुल मिला के पर्सनल इनकम के हेल्प से आप नेशनल इनकम में से अंतरण अदायगी निकाल रहे हैं। तो नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें माइनस कर दी जाएगी? आप व्यक्तिगत आय निकालनी होगी तो अवितरित लाभ, सरकार और फर्म द्वारा दी गई अंतरण अदायगी, ये दो चीजें नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती हैं। इसलिए यहां पर हम ऑलरेडी पर्सनल इनकम को ले चुके हैं। देखिए सवाल में आपको क्या निकालना था? अंतरण अदायगी निकालना था, अंतरण अदायगी निकालना था। ठीक है, एक फॉर्मूला हमको पता होता है कि अगर हम एनएनपीएफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय आय में से हम माइनस करने किस चीज को? अंतरण अदायगी को, जो भी सरकार अंतरण अदायगी कर रही है। अंतरण अदायगी क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनिलेटरल पेमेंट और इसको बोलते हैं कि जो सरकार फ्री में लोगों को दे, जैसे पेंशन हुआ, स्कॉलरशिप हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, जिस चीजों के बदले में कोई किसी को काम नहीं करना पड़ता तो वो राष्ट्रीय आय में नहीं कैलकुलेट हो जाती। तो एक तो ये अंतरण अदायगी और इसमें से प्लस हम अवितरित लाभ, है ना, तो अवितरित लाभ यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, इस चीज को हम अगर माइनस करते हैं, अवितरित लाभ, इस चीज को माइनस करते हैं तो राष्ट्रीय आय निकलती है। अब हमको क्या है? अच्छा, इसमें से ये निकलती है पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम। अब यहां पर नेशनल इनकम में से अगर इन दोनों चीजों को हम माइनस कर दें तो व्यक्तिगत आय निकल जाती है। अब ऑलरेडी व्यक्तिगत आय 1800 हमने निकाल ली थी तो 1800 आ गया इक्वल्स टू एनएनपीएफसी कितनी दी हुई थी? 1900। अब इसमें से माइनस कर दीजिए इन दोनों को जोड़ के, तो अंतरण अदायगी आपको पता नहीं है, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक, या अवितरित लाभ पहले ले लीजिए। तो प्लस माइनस अवितरित लाभ कितना है? अवितरित लाभ है 200 का, ठीक, और प्लस एक्स ही आ जाएगा। तो ये 1900 माइनस 200 1700 हो जाएगा। तो 1800 माइनस 1700 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 100 हो जाएगी, यानी जो आपका अंतरण भुगतान होगा, जो यूनिलेटरल पेमेंट होगा, इसकी वैल्यू 100 करोड़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना कीजिए। तो व्यक्तिगत आय आपको पता है जो सारी इनकम आती है उसमें टैक्सेशन कैलकुलेट होता है, टैक्सेशन को आप माइनस कर देते हैं तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय निकल जाती है। तो क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी? कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। अब देखिए इसमें, हाँ, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद तो एक इसमें ले लेंगे, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय ले लेंगे, इसके अलावा निगम कर इसमें से नहीं इंक्लूड किया जाएगा, परिवारों द्वारा प्राप्त ब्याज, परिवारों द्वारा भुगतान किया गया ब्याज बिल्कुल नहीं होगा, अंतरण आय, व्यक्तिगत कर। ठीक है, तो व्यक्तिगत कर इसमें से माइनस करेंगे तो प्रायोज्य आय निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड कर देंगे। एक तो ए बी, ठीक, यानी कि आप इसमें ऐड कर लेंगे कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, और क्या ऐड कर लेंगे? ई में आप ऐड कर लेंगे परिवारों को जो ब्याज मिल रहा है, इसके अलावा आप ऐड कर लेंगे जी, ठीक, तो जी अंतरण आय, तो यानी ए बी ई और जी, ये आपने ऐड कर लिया। और क्या चीजें इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होंगी?
तो वो शामिल नहीं होंगी। सी डी एफ क्या क्या शामिल नहीं होंगी? सी यानी अवितरित लाभ, ये बिल्कुल शामिल नहीं होगा। डी यानी कि निगम कर बिल्कुल शामिल नहीं होगा, और जो उसने ब्याज दिया वो बिल्कुल शामिल नहीं होगा। तो आप 8000, ठीक है, 200, ठीक, इसके अलावा 1500 और ये 300, ये हमने शामिल कर लिया, ठीक है, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, ठीक है, 1500 और 1200। तो इस तरह इनको माइनस करके हम पर्सनल इनकम निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे सो इट विल बी 10,000 माइनस 2700, 6300 रुपीज आ जाएगा, है ना। यानी ये हमने सारे प्लस करके 10,000 लिया था, और बाकी के 3 जो हैं जिनको हमें इंक्लूड नहीं करना है उसको हमने माइनस किया, तो इट इज 6300। ये बिल्कुल फॉर्मूले के साथ चल रहा है पर्सनल इनकम के। अब इसने पर्सनल इनकम में होता क्या है, जब हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, तो इसमें क्या करते हैं, जो आपकी पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो पर्सनल इनकम 6300 आ गई, और टैक्स का भुगतान इसमें से हमने कितना किया है, व्यक्तिगत कर किया है 500 का भुगतान। तो 6300 माइनस 500 कितना आ गया, 5800, ठीक है ना। 5800 करोड़ जो है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया, जो आपके सामने दिया हुआ है। तो व्यक्तिगत प्रायोज्य आय कितना आ जाएगा, 5800 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं। ये आपके सामने के क्वेश्चंस थे, और ये इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन था। अब देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें यह है कि हजाम राजू एक दिन में बाल काटने के 500 रुपए का संग्रह करता है। इस दिन इसके उपकरण में 50 रुपए का मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन होता है, जब वैल्यू क्या होती है, वियर एंड टियर होकर नीचे आती है। जब वैल्यू क्या होती है, किसी चीज को यूज करते करते खराब होती है, कम होती है, उसको मूल्यह्रास कहते हैं। इस 450 रुपए में से राजू 30 रुपए बिक्री कर अदा करता है, यानी सेल्स टैक्स दे देता है। वह 200 रुपए घर ले जाता है और 220 रुपए उन्नति और नए उपकरणों का क्रय करने के लिए रखता है, ठीक। वह अपनी आय में से 20 रुपए आय कर के रूप में अदा करता है। तो इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित में राजू का योगदान ज्ञात कीजिए। अब इसकी जीडीपी कितनी हुई, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना हुआ, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना हुआ, यानी कि आपको इसमें कैलकुलेट करना है जीडीपी, फिर आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर आपको करना है फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम, व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम, और फिर आपको कैलकुलेट करना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी टैक्स भरने के बाद उसके पास कितना पैसा आया। इस पर्सनल में से जो 20 रुपए उसने आय कर चुका है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सकल घरेलू बाजार कीमत पर कुल प्राप्ति उसको 500 रुपए हुई है, और इसमें से सकल उत्पाद पर सकल घरेलू उत्पाद का कारक आय जो होगा, यानी आप कह सकते हैं कि फैक्टर इनकम पर, देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, और उस पर फिर कारक आय पर अगर आप निकालने चलेंगे, फैक्टर कॉस्ट पर निकालना चलेंगे, तो डेप्रिसिएशन आपको माइनस कर देने होते हैं। तो सकल घरेलू बाजार कीमत पर इक्वल्स टू कुल प्राप्ति, ये 500 हो गई। सकल घरेलू उत्पाद कारक आय पर अगर आप फैक्टर कॉस्ट पर निकालें तो सकल उत्पाद बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। देखिए जब आप नेट और नेट निकालते हैं और ग्रॉस निकालते हैं, जब आप सकल से निवल करना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। जब आप फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना चाहते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होता है, ठीक। तो इसमें अप्रत्यक्ष कर आपको माइनस करना पड़ेगा। ये कुछ फॉर्मूले आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। क्या, जब आप जीडीपी एमपी पहुंचते हैं, ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस पर। तो जब आप जीडीपी एमपी पर पहुंचते हैं, अब इसको आप क्या क्या बना सकते हैं समझिए। इस एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एमपी बराबर बाजार कीमत, और फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है कारक कीमत। अब दोनों को बदलने के लिए, यानी एमपी को एफसी करने के लिए या एफसी को एमपी करने के लिए दो चीजें की जाएंगी। अगर इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, निवल अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर
कर माइनस सब्सिडी। ठीक, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो निवल अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अंग्रेजी में ही फॉर्मूले यूज करने हैं। तो अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट करना है, यानी आपको बाजार कीमत से कारक कीमत पर करना है, तो निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज यहां पहले की गई है। पहले सकल यानी एक तो ग्रॉस, यहां पे जीडीपी निकाली गई है मार्केट प्राइस पे 500, और फिर उसी को कारक आय पर करने का प्रयास किया गया है, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम कह लीजिए। तो फिर उसमें से अप्रत्यक्ष कर माइनस किया गया है, तो 500 माइनस 3 470 हो गया है। फिर बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस मूल्यह्रास। अब देखिए होता क्या है, दूसरा कंडीशन समझिए। इसमें क्या होता है, एक होता है सकल और एक होता है निवल। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, सकल या जिसको बोलते हैं ग्रॉस। ये सारी चीजें हमने चैप्टर में डिटेल में अध्ययन किया है। और एक होता है निवल, जिसको बोलते हैं नेट। अब देखिए, अगर आपको सकल से निवल की तरफ जाना है, यानी ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं माइनस मूल्यह्रास। ठीक, और अगर आपको नेट से सकल की तरफ आना है, यानी निवल से सकल की तरफ या नेट से ग्रॉस की तरफ आना है, तो ये डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस मूल्य ह्रास। अब इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, जो ग्रॉस होता है इसमें किसी भी चीज की वियर एंड टियर या उसका जो नुकसान है चीजों का वो शामिल रहता है। जैसे मान लीजिए उसके इस क्वेश्चन में अगर आप देखें एग्जांपल के तौर पर, तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था, इस क्वेश्चन में बताया गया था कि जो राजू हजाम है उसका क्या होता है, उसका अगर आप ध्यान से सोच, बाल काटने का 500 करता है और एक दिन में उपकरण में 50 रुपए का मूल्यह्रास हो जाता है। उसके पास जो बाल काटने वाली मशीनें हैं, 50 रुपए का उसमें नुकसान हो जाता है, मूल्यह्रास हो जाता है। तो ये 50 रुपए जो होगा ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब अगर आप सवाल पर आए तो सवाल ने ये पूछा हुआ है कि आप बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ऐड कीजिए। यहां जो आपने ये निकाला है 500 रुपए, ये हाँ, तो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्लस माइनस मूल्यह्रास। तो ये जो मार्केट प्राइस पर जब आपको चीजें निकालनी रहती हैं, मार्केट प्राइस पर जब आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें चीजें ऐड होती हैं, उसमें आपका डेप्रिसिएशन ऐड रहता है। लेकिन जब आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जब नेट यानी कि निवल निकालना पड़ेगा, माफ कीजिए, निवल निकालना पड़ेगा, निवल बाजार अगर राष्ट्रीय उत्पाद निकालना पड़ेगा तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ये जो आपको नेट निकालना है, नेट नेशनल इनकम निकालना है, इसके लिए जो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे है उसमें से मूल्यह्रास माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 50 रुपीज माइनस करने पड़ेगा। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है NNP, यहां जो आपने ऊपर निकाला हुआ है ये क्या है, सकल है, ये जीडीपी वाला है। तो जी को एन करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, 500 माइनस 50 450। ठीक है, किसी तरह कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कारक लागत पे यानी फैक्टर कॉस्ट पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, ये जो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हम निकाल चुके हैं, तो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जब हमने निकाला तो क्या हो गया, 450 हो गया। अब इसको क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट पे बनाना है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि हमको क्या करना है, उसको कारक आय पर बनाना है। तो मैंने शुरू में बताया कि मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा, यानी निवल अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना पड़ेगा। तो निवल अप्रत्यक्ष कर 30 रुपए का है, 450 में से माइनस कर दिया, 420 आ गया। फिर आ गया व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी जो है इसमें से अवितरित लाभ माइनस कर दीजिए। तो जो अवितरित लाभ है यानी ये लाभ जो उसने क्या किया, जो आगे रख दिया ले जाने के लिए कहीं, देखिए क्या है यहां पर,
220 रुपए उन्नति और नए उपकरणों के लिए रख देता है। ये जो अवितरित लाभ है, इस अवितरित लाभ को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एनएनपी कितना था, एफसी 420, 220 माइनस कर दिया, 200 रुपए उसका पर्सनल इनकम हुआ जो वो घर लेकर गया है। और इस 200 रुपए में से भी उसने कुछ पैसा टैक्स की अदायगी कर दी है, यानी कर भर दिया है। कर भरने के बाद जो पैसा बचता है वो प्रायोज्य आय कहलाता है। तो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, 200 माइनस इट इज व्यक्तिगत कर इसने कितना भरा था, एक बार देख लेते हैं। आयकर के रूप में कितना अदा कर रहा है, ₹20, ठीक है। तो ये 20 यहां पर माइनस हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ओनली 20, नॉट 201। 200 माइनस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला था। सबसे पहले क्या निकालना था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए हमको उसमें से माइनस कर देना होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दिया। फिर बाजार कीमत मार्केट प्राइस पे एनएनपी निकालना था। तो मार्केट प्राइस पर जब एनएनपी निकालना होगा, यानी कि सकल को निवल करना होगा, तो डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास माइनस करना होगा, कर दिया। फैक्टर कॉस्ट पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो ये बाजार कीमत पे था उसको अब फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत पे करना है, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस कर दिया। व्यक्तिगत आय के लिए जो राष्ट्रीय उत्पाद हमने निकाला उसमें से अवितरित लाभ माइनस करना है, कर दिया। इस अवितरित लाभ में से जो टैक्स भरा गया है वो माइनस कर देंगे, तो आपका व्यक्तिगत प्रायोज्य आय आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल है कि किसी वर्ष एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मूल्य 2500 करोड़ है, ठीक है। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य 2500 करोड़ था। उसी वर्ष उस देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मूल्य किसी आधार वर्ष की कीमत पे, देखिए दो तरह की कीमतें होती हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। आधार वर्ष क्या होता है, जैसे हम जीडीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, किसी वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य अर्थव्यवस्था में होता है वो जीडीपी होती है। अब ये कुल मूल्य दो दर से देखा जाता है। एक होता है कि हम कोई बेस ईयर लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए 2011-12 हमने बेस ईयर लगा दिया, या 16-17 बेस ईयर लगा दिया, तो आज की जो वैल्यू होगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो उसी साल के हिसाब से ली जाएगी, जिससे तुरंत बढ़ने और घटने से असर ना पड़े, तो उसको रियल जीडीपी कहते हैं। और जो तुरंत रोज रोज बढ़ती घटती रहती है वो क्या होती है, वो नॉमिनल जीडीपी होती है। तो अब इसमें क्या है कि उस देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य किसी आधार वर्ष की कीमत पर 3000 करोड़ था, यानी कि बेस ईयर पर 3000 करोड़ था। और प्रतिशत के रूप में वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति के मूल्य की गणना कीजिए, क्या आधार वर्ष और उल्लेखनीय वर्ष के बीच कीमत स्तर हुई है। यानी ये जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है ये 2500 करोड़ की है, और जो पहले की जीडीपी थी वो 3000 करोड़ की है। तो वैसे ही कोई इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बढ़ोतरी नहीं हुई, अवस्फीति हुई। अब क्या गणना है देख लेते हैं। तो एक जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर। इससे पता चलता है ना कि देखिए ध्यान से लॉजिक समझ लीजिए, एक जीडीपी को कैलकुलेट करने का आधार वर्ष होता है, ठीक, उस पर जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उसको कहते हैं वास्तविक जीडीपी, या उसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियल जीडीपी, ठीक, वास्तविक जीडीपी जिसको कहते हैं आधार वर्ष पर। और एक होता है मौद्रिक जीडीपी, जो क्या होती है, जो वर्तमान वर्ष की कीमतों पर होती है, वर्तमान वर्ष की कीमत या करेंट ईयर, ठीक। तो रियल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, ये दो तरह की चीजें होती हैं। अब इन दोनों में क्या परिवर्तन का अनुपात है, जीडीपी को दोनों के कंपैरिजन में रखें तो क्या परिवर्तन का अनुपात है। जैसे मान लीजिए एक ही जीडीपी है, वो एक तरह से 100 आ रही है और इस हिसाब से 120 आ रही है, तो क्या रेशियो परिवर्तन का, इसका एक फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कीमतों के बढ़ने घटने से क्या इसका अंतर आया, ठीक। इसमें क्या होता है, जो मौद्रिक वर्ष यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो मान लीजिए अगर यहां पर ये 120 हो गई, ये 100 है, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100,
तो ये 120 आ जाएगी जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू। तो यहां क्वेश्चन में क्या था, सकल घरेलू उत्पादन अवस्फीति का मूल्य कितना वैल्यू डाउन हुई है, तो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद डिवाइडेड बाय वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद इंटू 100, तो ये कितना है 2500, जो कि मौद्रिक में था, रियल में 3000 है, 2500 पान 3000 इंटू 100, 83.33%। यानी सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति का मान 100% से कम है, अतः कीमत स्तर में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। ठीक, अगर ये 100% से कम होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर कितना आया था 120, यानी 20% की कीमत बढ़ गई है। ये 120 जो आया है यहां ये दिखाई दे रहा है कि 20% कीमत बढ़ गई है। इस वाले केस में ये 83.33 है, यानी 100% से नीचे है, यानी कीमत घटी है और दिख भी रहा है। भाई अगर आप आज की वैल्यू देखें मौद्रिक के हिसाब से करंट ईयर में तो 2500 करोड़ की जीडीपी है और आधार वर्ष में ये 3000 करोड़ की थी, यानी जीडीपी नीचे आई है, यानी वैल्यू कम हुई है। तो यहां पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आधार वर्ष की तुलना में जीडीपी कीमत स्तर में गिरावट आई है या इसमें कमी आई है। ये क्लियरली आपको विजिबल है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की सीमाओं को लिखिए। अभी एनसीईआरटी में मेंशन है जीडीपी एंड वेलफेयर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आप जीडीपी को कैसे एक इंडेक्स के रूप में देखते हैं कल्याण का। तो किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाएं हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, यानी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, क्या आप ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंच पा रहे हैं, क्या जो जीडीपी से क्या है, जीडीपी का मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब कुल आय भी तो होती है। तो वेदर इनकम हैज बीन डिवाइडेड इक्वली एंड वेरी यूनिलेटरली टू ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये सोचना है। तो यह संभव है कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ रहा हो और उसके साथ साथ आय की असमानताएं भी बढ़ रही हो। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है जीडीपी बढ़ रही हो। जीडीपी क्या है, लोगों की इनकम, या आप कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। तो अगर एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी खूब ज्यादा जीडीपी बढ़ा रही हो तो बाकी तो अभी भी गरीब रह सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पुअर और रिच का गैप है वो भी बढ़ रहा हो, जीडीपी भी बढ़ रही हो। ऐसी स्थिति में अमीर और अधिक अमीर हो जाएंगे, परंतु निर्धन और अधिक निर्धन हो जाएंगे, अतः निर्धनों का कल्याण नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक देश की आय 2000 में 14,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई और 14,000 करोड़ में से 400 करोड़ 50% निर्धनता को मिल रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए समझ लीजिए, जीडीपी कितनी हो गई 14,000 करोड़ से 20,000, लेकिन उस 14,000 करोड़ में से केवल 400 करोड़ ही है ऐसा है जो 50% गरीबों में जा रहा था, बाकी 1,000 50% लोगों में जा रहा था। जबकि 20,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ निर्धनतम वर्ग को मिल रहे थे और 18,000 करोड़ अमीरतम वर्ग को। तो निर्धनतम का आर्थिक कल्याण स्तर कम हुआ, यानी जीडीपी इंक्रीज होने से भी पुअर लोगों के पास वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है जितना पैसा उनके पास पहुंचना चाहिए। दूसरा, गैर मौद्रिक विनिमय। अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप से नहीं होता। उदाहरण के लिए जो महिलाएं अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। यानी जीडीपी जब हम देखते हैं तो उसमें केवल हम मॉनेटरी टर्म्स को इंक्लूड करते हैं। जो गैर मॉनेटरी या गैर मौद्रिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की गणना उसमें नहीं की जाती है। इसका एक ड्रॉबैक भी है। बहुत सी सेवाओं का एक दूसरे के बदले में प्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, क्योंकि मुद्रा का यहां प्रयोग नहीं होता, इसलिए वस्तु विनिमय को आर्थिक कार्यकलाप का हिस्सा नहीं माना जाता। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, जिसमें मौद्रिक कोई लेन देन नहीं हो रहा है, उसको हम जीडीपी का हिस्सा ही नहीं मानते। इसलिए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रोडक्टिव हैं लेकिन जीडीपी का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जीडीपी की कमी के रूप में या कहीं ना कहीं जीडीपी के ड्रॉबैक के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस में देखी जाती है, इसको भी जान लेना। इससे सकल घरेलू उत्पाद का अल्प मूल्यांकन होता है, यानी अंडर वैल्यूएशन होता है। देखिए आप बात समझिए, जीडीपी में हम क्या देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी मौद्रिक वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अब मान लीजिए जीडीपी में जो भी वस्तुओं और सेवाओं की का ट्रांजैक्शन हुआ उसका पैसे में एक अनुमान लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे भी सर्विसेज हैं जिनका क्या होता है, पैसे का लेन देन नहीं होता और वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, तो जीडीपी का अंडर वैल्यूएशन कहा जाता है। अतः सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मानक तरीके से करने पर यह देश के कल्याण की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। दूसरा, कुछ बाह्य कारण है कि बाह्य कारणों से तात्पर्य किसी देश या व्यक्ति के लाभ या हानि से है जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए जब एक फैक्ट्री प्रदूषण करती है तो इससे समाज को हानि होती है, परंतु समाज को इस हानि के प्रतिफल में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। इसीलिए एक नया टर्म आया था, आपने कभी सुना हो, CSR। अब क्या है समझाते हैं। देखिए ये पॉइंट ये कह रहा है कि जीडीपी कैलकुलेशन में हम तो ये देख लेते हैं कि कितनी मनी वैल्यू का इंक्रीज हुआ, कितना मॉनेटरी टर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इकोनॉमी में इंक्रीज हुई, पर इससे बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे आप जीडीपी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ाने से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण समाज में फैल रहा है, उससे जो हो रही हानि है, उससे जो हेल्थ पे और कहां कहां खर्च हो रहा है,
ये कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, जिसको सीमांत लागत कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। किसी भी जीडीपी के बढ़ने का ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसीलिए सरकार ने एक सीएसआर की पॉलिसी लाई, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि इसमें सभी कॉर्पोरेट्स या फैक्ट्रीज को या कंपनीज को यह बोला गया कि आप सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं, तो आपको बदले में सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए। ठीक है, इसलिए उनको बोला गया कि आप अपनी इनकम का 4% आई थिंक कि आपको जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसका 4% आप कोई सोशल काम करने में या सोशल वेलफेयर में खर्च करेंगे, आप चाहें जहां भी खर्च करना चाहें। तो ये इसी को डील करने की कोशिश की जा रही है। तो जब फैक्ट्री प्रदूषण करती है तो इससे समाज को हानि होती है, परंतु समाज को इस हानि के प्रतिफल में क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। जल प्रदूषण मछुआरों को हानि पहुंचाता है, परंतु इस हानि की क्षतिपूर्ति नहीं होती। तो ये जो चीजें हैं ये जीडीपी का पार्ट नहीं बनती हैं और कहीं ना कहीं ये अल्प मूल्यांकन होती हैं। इससे सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के कल्याण का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं व्हेन वी ट्राई टू एसेस द कंप्लीट जीडीपी वी ऑल्टर दिस थिंग्स या वी फॉरगेट टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी प्रकार एक व्यक्ति आम का बाग लगाता है तो इससे शुद्ध वायु का लाभ उस स्थान के पूरे समाज को मिलता है, परंतु इस लाभ का कोई आम के बाग के मालिक को भुगतान नहीं करता। अतः ऋणात्मक बाह्यताएं और धनात्मक बाह्यताएं सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था के कल्याण का सूचक नहीं रहने देती। तो आप कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नलिटीज हैं या इंटरनलिटीज हैं, ये चीजें जो हैं ये इसमें जीडीपी का हिस्सा नहीं बनती हैं और जीडीपी का सही मूल्यांकन करने में ये समर्थ नहीं होती हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने डिस्कस किए, इसके आंसर्स देखे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कोई पॉइंट में कंफ्यूजन है तो भी बताइएगा। एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपने सीबीएसई क्लास 12 6 to 12 हिंदी मीडियम और क्लास 12 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ सकते हैं। और इस तरह आप कोई भी क्लास चूज करके अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको कस्टमाइज क्रमबद्ध तरीके से पूरा सिलेबस मिल जाता है, जिसमें आपको सिलेबस का ओवरव्यू, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, इसके साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें बिल्कुल कस्टमाइज फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि यह शिक्षा बिल्कुल 100% निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।